माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति। जो भारत में नई शिक्षा नीति है ना, 2020 में जो लागू होने जा रही है, वो पढ़ने से पहले थोड़ा शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा, तो शिक्षा किस विषय का शब्द है? राज्य सूची का है, संघ सूची या केंद्र सूची का है, कौन सा है? तो शिक्षा शब्द है वो समवर्ती सूची का, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप। राज्य सूची का भी है और केंद्र यानी संघ सूची का, दोनों का मिश्रण क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, तो अब ये पढ़ने से पहले भारत में ये 20वीं जो ये वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू हो रही है ना, वो 21वीं सदी की शिक्षा नीति है। कौन सी है? 21वीं सदी की, यानी कि जो 2020 में जो शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, वो एग्ज़ाम में 2020 ना देकर ऐसा पूछा जाएगा कि 21वीं सदी की शिक्षा नीति कौन सी है। तो 21वीं सदी यानी कि 2000 के बाद में लागू होने वाली, तो 21वीं सदी यानी कि 2020 में लागू हो रही है, तो उसको 21वीं सदी की शिक्षा नीति बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो शिक्षा नीति सबसे पहले शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई थी 1968 में। ध्यान रखना, 1968 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ध्यान रखना, कौन थी? इंदिरा गांधी। तो उस टाइम पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कब? 1968 में पहली बार शिक्षा नीति लागू हुई, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम जब शिक्षा नीति लागू हुई थी, उस टाइम भारत में पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब 1968 पहली शिक्षा नीति 1968। अब दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई 1986, 1986। तो उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? तो इस टाइम 1968 में तो थी इंदिरा गांधी, तो 1986 में कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। नाम ध्यान रखना, दूसरी बार बने थे तो वो राजीव गांधी। 1986 जो ये शिक्षा नीति लागू हुई राजीव गांधी के समय, फिर इस शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया, यानी कि 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी ना, उसमें कुछ परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? तो वो परिवर्तन किया, कब परिवर्तन? 1986 वाली शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। कब परिवर्तन किया? 1992 में। कब किया? 1992 में परिवर्तन किया। 1986 वाली नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। कब किया था? 1992 में। तो उस समय 1992 में जो परिवर्तन किया, उस समय कौन थे परिवर्तन करने वाले? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। इसका भी नाम याद रखना। फिर ये 20वीं सदी की दोनों शिक्षा नीतियाँ थी, 68 वाली और 1986 वाली। ठीक है ना। अब 21वीं सदी की शिक्षा नीति कब लागू होने जा रही है? तो अभी लागू हुई नहीं है, सिर्फ ये बिल पारित हुआ है। 2020 वाली जो भी शिक्षा नीति है ना, वो सिर्फ अभी बिल पारित हुआ है। शिक्षा नीति कब लागू होगी? तो ये शिक्षा नीति लागू होने का एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले लोकसभा में जाएगा बिल, फिर राज्यसभा में। अब राज्यसभा और लोकसभा में जाने के बाद में अंतिम रूप जाएगा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देगा। ठीक है, तो कैसे लागू होती है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे संसद है,
ठीक है। संसद, तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, यानी कि कौन कौन से संसद किससे मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बना है? संसद बनी है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? संसद बनी है, ये ध्यान रखना। फिर कोई बिल या विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए, सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा। तो लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास में भेजेगा, कितने दिन के भीतर उसको जवाब देना पड़ेगा? 14 दिन के अंतर्गत। अगर वो नहीं देता तो वो स्वतः ही पारित हो जाता है, ठीक है। फिर लोकसभा से राज्यसभा में आएगा बिल, फिर राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास में जाएगा, तीसरा राष्ट्रपति के पास में, तब जाके वो भी मंजूरी मिलेगी। जब राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर देता है ना, तब कोई भी नीति लागू या कोई भी बिल पारित माना जाता। अभी तक तो ये लागू हुई नहीं है, ठीक है। देखो, अब ये शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 वाली। इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक तो साक्षात्कार का प्रावधान की बात चल रही है, एक डेमो क्लास की बात चल रही है कि डेमो क्लास होंगे, यानी कि कोई भी शिक्षक बनने से पहले उसका जब चयन होगा ना, तो उसको कुछ समय, यानी कि साल या 2 साल, कुछ भी हो सकता है, वो डेमो क्लास देना पड़ेगा विद्यालय में जाके। फिर ये 2020 वाला जो शिक्षा नीति है ना, 20 वाली, वो कौन से अधिनियम के तहत कर रहे हैं? ये बिल कौन से अधिनियम के तहत कर रहे हैं? तो वो अधिनियम का नाम आप याद रखना, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। नेशनल हायर एजुकेशन बिल कौन सा है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। तो कैबिनेट ने कब मान्यता दी? कैबिनेट ने कब मान्यता दी? तो कैबिनेट ने मान्यता दी 29 जुलाई 2020 को। कब दी थी? 29 जुलाई 2020 को। तो इससे पहले शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? यानी कि 2020 से पहले मैंने आपको बता दिया है कि 1986 में लागू हुई थी। और ये जो 20 वाली जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, वो कितने साल बाद हो रही है? तो 86 माइनस कर दो आप 2020 में से, कितने? 34 साल बाद, यानी कि 34 साल बाद में ये शिक्षा नीति लागू हो रही है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी के समय लागू हो गई थी, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये 1968 वाली और 1986 वाली, ये दोनों 20वीं सदी की थी, जबकि 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है 2020 में, ठीक है। दो 2020 वाली नई शिक्षा नीति का प्रारूप, यानी कि ये प्रारूप किसने तैयार किया? तो वो प्रारूप तैयार करने वाले थे कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति, ये ध्यान रखना आप। यानी कि इसका खाका किसने तैयार किया था, ढांचा किसने तैयार किया? तो कस्तूरी रंगन समिति ने। कब किया? 2016 में। अब आगे देखिए, MHRD। MHRD यानी कि MHRD का पूरा नाम क्या है? मानव विकास संसाधन मंत्रालय। मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखने का ठीक नहीं हो रहा है इसमें, तो मैं नाम बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। मानव विकास संसाधन मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? MHRD इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। यानी कि कब की बात चल रही है? राजीव गांधी के समय, ठीक है। राजीव गांधी के समय MHRD की स्थापना हुई थी। अब 2020 में क्या हो गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, इसका नाम बदल कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। MHRD यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर अब रख दिया है शिक्षा मंत्रालय, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने अंतिम रूप से सोमवार को मोहर भी लगा दी है, परसों 2 दिन पहले, ठीक है।
तो ध्यान रखना, MHRD के अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। वो मंत्री है, ठीक है। MHRD के अध्यक्ष कौन है अभी? मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कस्तूरी रंगन जो समिति थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू करने जा रहे 2020 वाली, उसका गठन किसने किया? तो उसका गठन किया है MHRD की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? तो MHRD की सिफारिश पर किया गया, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर किया गया। और ये प्रस्ताव कब रखा गया था? 2016 में ये प्रस्ताव रखा और अपनी रिपोर्ट 2017 में भेजी। किसको भेजी? MHRD के मंत्रालय में भेजी। कब भेजी थी? 31 मई 2019 को, 31 मई 2019 को भेजी। और ये रिपोर्ट किसको दी? तो ये रिपोर्ट किसको दी? तो ये MHRD जो है ना, उसके जो अध्यक्ष है ना, मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दी, ठीक है ना। जो कस्तूरी रंगन ने जो ढांचा तैयार करके दिया ना, वो MHRD के जो अध्यक्ष है ना, रमेश पोखरियाल निशंक, उनको दिया, ठीक है। अब इस 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति है ना, उसमें कितने सदस्य और क्या है प्रोसेस? तो उसमें एक तो अध्यक्ष था, जबकि 8 अन्य सदस्य थे, ठीक है। वो प्रक्रिया इसमें भी होती है, MHRD मंत्रालय में भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कस्तूरी रंगन को, यानी कि इसका पूरा नाम था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और कृष्णा स्वामी जो कस्तूरी रंगन है, वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी आप ध्यान रखना कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई है कस्तूरी रंगन, जिनके निर्देशन में ये प्रस्तुत किया है, वो इससे पूर्व किस पद पर थे? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। MHRD का गठन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 1985 में हुआ और वर्तमान में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा है। अब जो ये नई शिक्षा नीति है ना, ये नई शिक्षा नीति 5 बातों पर बल दिया जा रहा है। मुख्य तो 5 बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्या पता क्रम में पूछ लिया जाए। तो पहुँच, यानी कि पहुँच का मतलब यही है कि जो शिक्षा नीति है ना, 2030 तक प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक पहाड़ी इलाका, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे पहुँचना चाहिए, ठीक है। शिक्षा ये सभी स्तर पर पहुँचनी चाहिए, सभी स्तर पर। तो फिर है दूसरा समानता। तो शिक्षा नीति का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर बल दिया है समानता, यानी कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को समानता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। गुणवत्ता, और उसमें गुणवत्ता भी होगी, वहन, और इसमें वहन भी होगा, और जवाबदेह, ये 5 शब्द आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, जो नई शिक्षा नीति लागू होगी ना, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, PM के पास में होगा, ठीक है। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब जो बदलाव हो रहा है ना, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग के अब वर्तमान में, फिर उसके बाद में अध्यक्ष कौन होगा? PM होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब RTE है, RTE 2005 पहले थी, फिर 2009, इसमें कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। और बदलाव क्या किया जाएगा उसमें कि 1 से 12 तक, 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, यानी कि पहले क्या होती, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, 7 से 14। अब इन्होंने क्या किया है कि 3 से लगाकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा,
पहले क्या था 7 से 14 थी, अब 3 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो इसमें 2 बातों का पर बल दिया गया, यानी कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का प्रावधान किया गया। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि 3 से 12 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार होगा, ठीक है ना। इससे पूर्व क्या थी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा थी 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि वर्ष 2022 तक पैरा टीचर प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अभी जैसे वो वर्तमान में जो पैरा टीचर प्रणाली लागू है ना, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब पैरा टीचर वो होते थे जो संविदा कर्मी पर लगे हुए होते थे। जो संविदा कर्मी होते थे ना, उनको लगाया जाता है संविदा NGO के तौर पे, वो समाप्त कर दी जाएगी। वर्ष 2025 तक प्री प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा कितना प्रतिशत, 50%। ये भी आप ध्यान रखना, 50% शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। फिर नई शिक्षा नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्कूली शिक्षा है ना, उसमें 100% नामांकन व ठहराव को प्राथमिकता दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि कब 100% नामांकन व ठहराव की प्राथमिकता दी जाएगी, तो 2030 तक 100%, जबकि 2025 तक कितना प्रतिशत रखा है उन्होंने प्रावधान, 50%। कितना, 50%। 2025 तक तो 50 और 2030 तक 100%, यानी कि 100% सरकारी विद्यालयों में पूरे देश के सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अब ये जो शिक्षा प्रणाली है ना, उसकी जो संरचना है ना, वो किस तरह की बनाई है। तो पहले तो थी 10+2, अब इन्होंने बनाई है वर्तमान में जो बनाई है वो 5-3-3-4। अब ये 5-3-3-3-4 है क्या, समझते देखो। 15 वर्षीय क्लास, कितने वर्षीय क्लास, 15। अब जोड़ लो 3 से 18, कितने वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गए। कितने हो रहे हैं, 15 वर्षीय हो रहे हैं। 3 से 18 तक कितने वर्ष के हो रहे हैं, 15 वर्ष। जबकि पहले कितनी थी, 12 वर्षीय थी। पहले कितनी थी, 12 वर्ष। इससे पहले 10+2 थी। अब देखते कि 5, पहला बिंदु देखिए। अब 5 क्या है, 5 तो इसमें क्या है कि पहले तो इसमें भी भागों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो पहले होगी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें नर्सरी, LKG और UKG, और इन क्लासों को किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी होगी ना उसके माध्यम से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि नर्सरी, LKG और UKG छोटे बच्चों को शिक्षा आंगनवाड़ी, स्कूल और ECC के तहत होगी। किसके तहत होगी, ECC के तहत होगी। फिर प्रथम वर्ष ये हो गया, पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया, तीसरा वर्ष ये हो गया, और चौथा वर्ष ये हो गया, और पांचवा वर्ष ये हो गया, यानी कि कुल मिला के 5 वर्ष तक, यानी कि यहाँ पे। और यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाने का मुख्य माध्यम होगा ना, वो किस भाषा का होगा, मातृभाषा। ये भी ध्यान रखना इन 5 वर्षों में। इन 5 वर्ष में पहली से 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने का जो माध्यम होगा ना, वो 5वीं तक होगा। पहली से 5वीं तक जो माध्यम होगा ना, वो मातृभाषा का होगा 5वीं तक, ठीक है। तो 2 क्लास इसमें आ जाएगी, पहली और दूसरी, प्रथम और द्वितीय। फिर 5 वर्ष तो वो हो गए। फिर 3 में कक्षा 3, 4 और 5, यहाँ तक जो माध्यम होगा वो मातृभाषा का होगा। कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 6, 7 और 8। अब देखो कक्षा 6 में क्या प्रावधान है, कक्षा 6 में ये प्रावधान दिया गया है कि नई शिक्षा नीति में अब
कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। अब प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा से क्या मतलब है यहाँ पे? कक्षा 6 से प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा से मतलब ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जो इंटर्नशिप की भी कराई जाएगी। स्थानीय स्तर की जो कक्षा 6 है ना, वहाँ से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल से जोड़ा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय या उद्योग कैसे प्राप्त कर सकता है आगे पढ़कर, उसके बारे में यहाँ से जानकारी दी जाएगी। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 6 में व्यावसायिक व कौशल शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। और 3 में कौन कौन सी कक्षा शामिल होगी? 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में 6ठी, 7वीं और 8वीं। अब अंतिम वाली 4 वर्ष की कक्षा है, तो अंतिम वाली जो 4 वर्ष की कक्षा है ना, वो 9, 10, 11 और 12 रहेगी। 9, 10, 11 और 12। अब मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूँ कि 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में तो प्रथम 5 वर्ष में क्या क्या आगे? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जैसे आंगनवाड़ी और स्कूल की जो शिक्षा, नर्सरी, LKG और UKG, 5 वर्ष हो गया। प्रथम और द्वितीय क्लास इसी में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगले 3 वर्ष की जो कक्षा होगी वो 3री, 4थी और 5वीं होगी, ठीक है। अगली जो 3 वर्ष की कक्षा होगी वो 6ठी, 7वीं और 8वीं होगी। अब अंतिम वाली देखते हैं 4 वर्ष की कक्षा, तो वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे किसी विद्यार्थी को बीएड करनी है, ठीक है, इसी पाठ्यक्रम में बीएड करनी है, यानी कि 12वीं के बाद अगर कोई बीएड करना चाहता है, तो 12वीं के बाद अगर कोई बीएड करना चाहता है तो उसको 4 वर्ष लगेंगे। 4 वर्ष कैसे लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष में उसकी 12वीं के बाद में तुरंत बीएड हो जाएंगी। जैसे 12वीं के बाद में बीएड हो जाएगी, तो उसमें बीए भी शामिल हो जाएगी। 3 वर्ष वो, 1 वर्ष बीएड, यानी कि 4 वर्ष में उसको बीएड कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अगर 4 वर्ष करेगा साथ में तो 4 वर्ष लगेगा बीएड में। अगर बीए के बाद में कोई विद्यार्थी करना चाहे तो उसको 2 वर्ष लगेंगे। बीए के बाद में तो 2 वर्ष लगेंगे, बीए प्लस बीएड 2 वर्ष, ठीक है ना, ध्यान रखना। 12वीं के बाद करना चाहे तो 4 साल। बीए के बाद में अगर कोई विद्यार्थी बीएड करना चाहे तो 2 वर्ष। अगर कोई बच्चा या विद्यार्थी एमए के बाद में अगर कोई बीएड करना चाहे तो उसको 1 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष समय लगेगा? 1 वर्ष। आ गया समझ में? अगर कोई विद्यार्थी 12वीं के बाद में अगर बीएड करना चाहता है तो 4 साल लगेगा। बीए के बाद अगर कोई विद्यार्थी बीएड करना चाहता है तो 2 वर्ष लगेगा। और एमए के बाद अगर कोई विद्यार्थी करना चाहता है तो उसको 1 वर्ष लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, बीए, बीएससी और बीकॉम, इसमें क्या होता था पहले, जैसे मैं बीए कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे बीए में आर्ट है, 8 सब्जेक्ट है, ये RTS, ठीक है ना, आर्ट्स। अब आर्ट्स सब्जेक्ट में जैसे मेरा हिंदी साहित्य है। अब हिंदी साहित्य में मैंने क्या किया कि प्रथम वर्ष का मैंने पेपर दे दिया और मैं उसमें मुझे अच्छी नहीं लग रही है सब्जेक्ट। अगर मैं उसको बदलना चाहता तो पहले नहीं बदल सकता था। अब आर्ट्स वाला विद्यार्थी साइंस में नहीं जा सकता था, ठीक है। और साइंस वाला विद्यार्थी जो संकाय होती थी ना विषय, वो आर्ट्स के विषय नहीं ले सकता था पहले। जबकि अब इन्होंने ये कर दिया है कि आर्ट्स वाला विद्यार्थी चाहे तो एक विषय हिंदी साहित्य ले सकता है, एक विषय दर्शन शास्त्र ले सकता है, एक विषय वो चाहे तो विज्ञान ले सकता है। ऐसे यानी कि कोई भी विषय ले सकता है, विषय को कोई पाबंदी नहीं है, वो पाबंदी हटा दी गई। ये भी ध्यान रखना विशेष तौर पे। अब फिर इन्होंने क्या किया कि पहले 1 वर्ष, जैसे मैंने वो एक हिंदी साहित्य का 1 वर्ष खराब कर दिया, तो मुझे 1 वर्ष खराब करने के बाद में जो बीए है ना, अगर मुझे बीए कर रहा हूँ और प्रथम वर्ष मेरा खराब हो गया, अब मैं बीए को छोड़ के अगर मुझे बीकॉम करनी है, ठीक है, या बीएससी करनी है, तो वो मेरा जो साल था ना वो रद्द माना जाता था। वापस मुझे शुरू से उसी सब्जेक्ट में अगर करना होता तो उसको री करने के लिए मुझे वापस प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी पड़ती थी। जबकि ऐसा अब नहीं। अब इन्होंने क्या अच्छा प्रावधान किया ये कि अगर कोई विद्यार्थी 1 साल परीक्षा देगा किसी भी संकाय में तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी 2 साल बाद है, यानी कि 2 साल, यानी कि मैं बीए कर रहा था, 2 वर्ष तक मैंने दे दिया और तीसरे वर्ष में किसी और
संकाय में जाना चाहता हूँ तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैंने 3 वर्ष पूरा कर दिया उसी सब्जेक्ट में तो मुझे डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी? डिग्री। अगर 1 वर्ष करता है विद्यार्थी तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष किसी भी संकाय में करेगा तो इन तीनों में से BA BSc और BCom में तो डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री। इन डिग्रियों में ये ध्यान रखना, इन डिग्रियों में कोई भी विद्यार्थी अपना विषय बदल सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगले संकाय में प्रवेश ले सकता है और उसको बार बार वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं BA कर रहा था, 1 साल उसी में ख़राब हो गया, अब मुझे BCom करना है तो मैं दूसरे साल में प्रवेश कर सकता हूँ, BCom द्वितीय वर्ष में, ठीक है। तो मुझे 1 साल का वो क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरों को करूँगा तो क्या मिलेगा? मुझे डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में करूँगा तो मुझे डिग्री मिलेगी। अब नई शिक्षा नीति में क्या अच्छी बात बताई है कि मिड डे मील के साथ में नाश्ता भी मिलेगा। पहले मिड डे मील का मतलब ये होता है कि दोपहर में भोजन दिया जाता है उनको, दोपहर में राष्ट्रीय पोषाहार, ठीक है। राष्ट्रीय पोषाहार में इसमें बच्चों को फल फ्रूट भी बांटे जाते हैं, भोजन भी दिया जाता है। वो ये साप्ताहिक होता है, उनकी समय सारणी के हिसाब से दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि भारत में मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु में की गई थी। कहाँ से शुरू हुई थी मिड डे मील की शुरुआत? यानी कि राष्ट्रीय पोषाहार की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु से शुरू हुई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मिड डे मील का दूसरा नाम है राष्ट्रीय पोषाहार। जबकि राजस्थान में तो राष्ट्रीय पोषाहार में दूध की व्यवस्था भी कर दी है, बच्चों को दूध भी दिया जा रहा है रोज़ाना। नई शिक्षा नीति में 10वीं बोर्ड नहीं होगी। पहले क्या होता था कि पहले 8वीं बोर्ड भी होती थी, 10वीं बोर्ड भी होती थी और 12वीं बोर्ड होती थी, ठीक है। ये तीनों होती थी। अब नई शिक्षा नीति 2020 वाले में क्या कर दिया कि 8वीं बोर्ड को रद्द कर दिया जाएगा, 10वीं बोर्ड को भी रद्द कर दिया जाएगा, जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगी। ये ध्यान रखना। नई शिक्षा में 10वीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, सिर्फ 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, और 9 से 12 तक सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। यानी कि सेमेस्टर प्रणाली का मतलब ये है कि पहले वर्ष में एक ही परीक्षा होती थी, अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी बोर्ड परीक्षा इसमें होगी ना, वो 6 माह में होगी, 6 माह में, ठीक है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं को मान्यता दी गई, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा। अब प्रथम भाषा तो बच्चों की मातृभाषा होगी, या क्षेत्रीय भाषा होगी, या स्थानीय भाषा होगी, ठीक है। दूसरी भाषा होगी हिंदी, ठीक है। और तीसरी बच्चे पर निर्भर करता है, वो चाहे तो उर्दू ले सकता है, वो चाहे तो संस्कृत ले सकता है, वो चाहे तो जर्मन ले सकता है, वो चाहे तो फ्रेंच ले सकता है, वो चाहे तो इटालियन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, वो बच्चों पर निर्भर है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। कक्षा पहले जो कक्षा में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, ठीक है। पहले 40:1 था, यानी कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक, जबकि अब क्या है कि 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा कक्षा में, ठीक है। यानी कि शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा, वो भी HMC के साथ में, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है ना, उसके साथ में 50 घंटे तक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है उसको, पूरे वर्ष में 50 घंटे का। अगर कोई बच्चा विद्यालय में विदेशी भाषा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था कि सरकारी जो अध्यापक होते थे ना, उनको प्लस पोलियो में भी ड्यूटी लगाई जाती थी, अन्य कार्यों में भी लगाई जाती थी। फिर अब क्या प्रावधान है, अब तो चुनाव और जनगणना, इन 2 चीज़ों में ही ड्यूटी लगाई जा सकती है, बाकी चीज़ों में कभी नहीं लगेगी ड्यूटी, ये भी ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति में चुनाव और जनगणना के अलावा कहीं ड्यूटी नहीं लगेगी।
ये भी पहले ही थे जनगणना, और वो प्लस पोलियो वाला तो हटा दिया था। नई शिक्षा नीति में ये भी प्रावधान है कि अध्यापक का ट्रांसफ़र नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। अगर स्थानांतरण होगा भी तो वो प्रमोशन के आधार पे होगा। जैसे कैसे हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई अध्यापक जैसे सेकंड ग्रेड में लगा हुआ था, जैसे कोई जालोर सेकंड ग्रेड में लगा हुआ था, ठीक है। अब उसका फर्स्ट ग्रेड में हो गया, व्याख्याता बन गया वो। अगर उसका स्थानांतरण करना है तो ग्रेड के आधार पे होगा। जैसे सेकंड से फर्स्ट ग्रेड में आ गया तो उसका स्थानांतरण हो सकता है, जबकि सेकंड ग्रेड में ही है और सेकंड ग्रेड में ही बैठा है तो उसका स्थानांतरण नहीं होगा। जिस विद्यालय में होगा उसी विद्यालय में उसको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर उसका स्थानांतरण होता है, प्रमोशन होता है, तो उसको ग्रेडिंग के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। विद्यालय में एसएमसी का गठन भी होगा। एसएमसी का मतलब ये होता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका गठन किया जाएगा विद्यालय में, जो पहले भी था अब भी है। विद्यालय में राजनीति नहीं चलेगी अध्यापक द्वारा किसी भी कार्य में। और ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक को है ना, उसको आवास भी मिलेगा केवीएस टीजीटी पीजीटी के तर्ज पर। केवीएस टीजीटी पीजीटी है ना, उनके तर्ज पर आवास भी मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 1 से 5, ये ध्यान रखना, कक्षा 1 से 5 मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 50% तक करने का लक्ष्य 2035 में रखा गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 2030 लिखा है यहाँ पे, 2035 कर देना है यहाँ पे। 2035 में सकल नामांकन 50%, यानी कि उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा की बात आए तो 50% करना है आपको। और वहाँ पे 2025 की बात आए कि कितने प्रतिशत एडमिशन करने हैं तो 50%। और 100% की बात कब चल रही है? 2030 में, ये भी ध्यान रखना। 2030 में 100%, 2025 में 50%। और अगर पूछा जाए कि सकल नामांकन अनुपात क्या है तो 50% कब की बात है? लक्ष्य है 2035 तक सकल वाला, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रतिशत कल घरेलू उत्पाद, शिक्षा प्रतिशत का जो घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी दर जिसको बोलते हैं, जीडीपी दर, वो पहले कितना था? 4.43 था। अब कितना प्रतिशत कर दिया है? 6%। पहले 4% ही था, 4.43% था। अब वर्तमान में 6% करने की बात चल रही है 2020 में, ठीक है। वापस पढ़ लेता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा परिषद का घरेलू उत्पाद 6% खर्च किया जाएगा, जबकि वर्तमान में कितना है? 4.43% है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा मातृभाषा में होगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दो 2035 तक 50% पहुँचाने का लक्ष्य है, जबकि भी वर्तमान में कितना है? 26%। कितना है? 26%। और 50% का लक्ष्य रखा है 2025 में, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।